जो स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है उनको मिला है, वो बनाएगी इंडिया में, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग है रशिया में नहीं हो सकती और इतने कॉस्ट पे नहीं हो सकती। वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स में उनका नंबर था। कल उनको एक इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स आए थे अच्छे थे। स्पुतनिक 5 इंडिया में बन रही है, डॉक्टर रेड्डीज है, आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, वही बनाएगी, वही दुनिया भर में बांटेगी। हमने उनको अप्रूवल दे दिया। तो इसका पहला पॉइंट ये है आरजू जी की ऐसा नहीं कि जो बाहर की वैक्सीन है, जो इंडिया के बाहर की चीज है, वो हमने जी बिल्कुल बिल्कुल इसको हाथ मत लगाओ, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। रशियन वैक्सीन ठीक है, हमने अप्रूवल दिया। 5 वैक्सीन और अक्टूबर से पहले आ जाएंगी, जिनका जो अभी 3rd स्टेज में है, किसी के क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। अब आपका सवाल आया कि भाई लोगों को बचाने का। देखिए आरजू जी, पहली वैक्सीन किसको लगी? पहली वैक्सीन लगी डॉक्टर को, किसी भी कंट्री को, ठीक है जी, पुलिस वाले को, एक मीडिया वाले को जो माइक लेके इधर दिन भर घूमता है अपनी जान की परवाह न करते हुए। मुझे एक बार बताइए, हमने 6 करोड़ कुछ करोड़ वैक्सीन, 5-6 करोड़ शायद बाहर हमने दे दी, ठीक है जी। मुझे एक बताइए, अगर वो 6 करोड़ नहीं देते तो आज हमने 18 करोड़ वैक्सीनें लगाई होती, उससे समस्या खत्म होती नहीं होती। पहली बात, अगर हम सब लापरवाह हो जाए और 18 करोड़ वैक्सीन 12 की जगह 18 लग गई होती ना, तो उससे समस्या तो उससे भी खत्म नहीं होती। पहली बात, मुझे बताइए, अगर आप एक ग्लोबल पावर, आप ग्लोबल लीडर है, आपके यहाँ का डॉक्टर है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, कल को बेचारे डॉक्टर ही नहीं रहे, कल को पुलिस वाले ही नहीं रहे, कल को लॉ इन्फोर्समेंट रहा ही नहीं, तो कंट्री कैसे चलेगी, सोसाइटी कैसे चलेगी? हमने जनता को वैक्सीन नहीं बांटी है, हमने जो बांटी है जो उनके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको जो दिन भर ह्यूमैनिटी की खिदमत करते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है कोरोना का। हमारे यहाँ भी पहली वैक्सीन तो डॉक्टर को ही लगी है, हर कंट्री में पहली वैक्सीन तो डॉक्टर को ही लगती है, पुलिस वाले को लगती है, लॉ इन्फोर्समेंट वाले को लगती है, मीडिया वाले को लगती है, जो दिन भर ये काम करते हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ होगा उसको लगती है। हमने ये एक बहुत गलत कंसेप्शन कुछ लोगों ने बनाया, हमने जनता को नहीं बांटी वैक्सीन। हमने जब कंट्री को दी, उनकी प्रायोरिटी वही थी, पहले अपने डॉक्टर को बचाओ। डॉक्टर ही नहीं रहेगा, पुलिस वाला ही नहीं रहेगा, ये जो तंत्र है, जो व्यवस्था है कंट्री की, कैसे चलेगी? अगर एसेंशियल सर्विस ही ठप हो गई तो कैसे चलेगी? अब आप मुझे बताइए, अगर हम 6 करोड़ किसी को नहीं देते जी, चलिए मान ली किसी को 18 करोड़ से भी समस्या नहीं निपटती ना अभी। और दूसरी बात है, अगर हमने उनको 6 करोड़ दिया, एक हमारा उनसे भी तो एक व्यावसायिक, एक ह्यूमैनिटी का लेना देना, एक व्यावसायिक लेना, एक स्ट्रेटजिक, एक जियोपॉलिटिकल लेना देना है। वैक्सीन तो पाकिस्तान को भी दी, तो मतलब अब अगर वहां पाकिस्तान में भी एक डॉक्टर को लगती है, सऊदी अरबिया में लगती है, ओमान में लगती है, ईरान में लगती है, या कनाडा में लगती है, भाई वो भी तो इंसानियत की खिदमत कर रहा है ना। उसका रिलीजन, उसकी कंट्री तो बाद में आती है। पहले मुझे बताइए, उस डॉक्टर को बचाना जरूरी, क्योंकि उस डॉक्टर को बचा के उन लोगों की जो वहां खिदमत कर रहा है, जिनकी वो सेवा कर रहा है, हम उनको हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा उसका तर्क था। हमने एक गलती जरूर की है, मैं उसको मानूंगा, कि हम बहुत लापरवाह हो गए। नंबर कई बार ना आदमी की अपनी जो सक्सेस होती है उसके खिलाफ जाती है। मैं लगा 6,000 7,000 का नंबर है, कहाँ 1 लाख का नंबर आता था, कहाँ इतनी कुछ नहीं जी, कोरोना खत्म करो जी, शादियां पार्टियां सब शुरू करो। ये हमारी अपनी भूल है। मुझे लगता है कि आपकी बार आरजू जी, लोग इसका लेसन ले चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो वायरस कुछ बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन और इंड्यूस और गॉन रॉन्ग, व्हाटएवर इट इज। तो अगर इस चीज को हम समझे, हम एक याद रहे, आप अगर लास्ट टाइम का मेरा वीडियो निकालेंगे, मैंने बोला था अभी कई महीनों से साल तक की लड़ाई है। मैं फिर वही वर्ड, कई महीनों से साल तक की लड़ाई है। ये इतनी आराम से जाने वाली बला नहीं है। देखिए, जब मुझे वैक्सीन लग जाएगा तो मेरे को तो 80-90% कोरोना नहीं होगा भी तो माइल्ड होगा। जब तक वो स्टेज नहीं आती आरजू जी, उस दिन मैं बोलूंगा हाँ जी हम सेफ है। अच्छा, एक और इसमें मुद्दा ये आता है कि वैक्सीन की लाइफ कितनी है। कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 1 साल है। मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 साल है, तो साल भर में मुझे एक और वैक्सीन लगना। तो आप देखिए, 6-7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 7 बिलियन इंटू 14 बिलियन डोजेज चाहिए हमें इस वायरस से बचने के लिए। तो और अगर हम उसमें कंप्लेसेंट हो जाए, उसमें लापरवाह हो जाए, नहीं जी सब ठीक हो गया जी, सब बल्ले बल्ले कर लो, पार्टी कर लो, वो कर लो, तो वो चीज, वो एटीट्यूड नहीं चलेगा। मैं हमेशा लोगों से, आज भी मैंने हाथ जोड़ के यही निवेदन किया, आपके चैनल से भी यही, भाई मैं आपके मतलब लिटरली पैर पड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मास्क लगाइए, पूरा हाथ लीजिए। 6 महीने साल भर की अभी लड़ाई है। जब तक आपके यहाँ 2 टीके नहीं लग जाते और उसके 14 दिन नहीं होते, उसके बाद भी आपको मास्क इसलिए लगाना, आप कैरियर हो, आपको कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, पर आप किसी और को करोगे। तो ये 6 महीने साल भर की लड़ाई तो है, साल भर अभी और लड़िए इससे। ये इतनी आराम से जाने वाली चीज बिल्कुल वायरस है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों को इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम अपडेट्स दें, हम बात करें कोरोना वायरस पे और क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान और भारत में। लास्ट में मुझे बताइएगा सुमित जी के क्या आपके यहाँ किसी किस्म का लॉकडाउन चल रहा है? स्कूल कॉलेजेस खुले हैं या बंद है? यूनिवर्सिटीज किस तरह से लोगों का ऑफिस का कुछ बनाया गया शेड्यूल बनाया है कि स्टाफ जो है वो आधा आए और आधा स्टाफ नेक्स्ट डे आए, या कुछ इस तरह का कुछ रीशेड्यूल किया गया? आजू जी अभी जो इसका सोल्यूशन निकाला एज पर ज्योग्राफी निकाला है, क्योंकि एक पूरा पूरा कंट्री वाला इफेक्टिव नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बोला, कोई स्टेट बोलता है यार मेरे यहाँ तो केस ही नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो 15 दिन से केस नहीं है, मेरे आपने काम धंधा क्यों बंद कर दिया? तो ये इन वे देखा जाए तो एक इंसेंटिव भी। अगर हमारे देखिए करीब 60% केस अभी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पूरा 60% केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो अगर अब मैं एक दूसरा स्टेट ले लूं जहां कुछ ऐसी दिक्कत ही नहीं, उनको भी बंद कर दिया जाए, तो महाराष्ट्र में तो अभी उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज किया, जिसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर। सेक्शन 144 में होता है 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलेंगी जो जरूरी है, बस इन वे हम इसको लॉकडाउन कह सकते हैं। पर पूरा नहीं है, एक 80-90% वाला लॉकडाउन है महाराष्ट्र में। अब कल हमने क्या किया जी, कल जो 10th क्लास के एग्जाम्स है इस साल सीबीएसई में नहीं होंगे, एवरीबडी विल बी प्रमोटेड, क्योंकि ये जो नया वायरस है, जो मैं बार बार सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये बच्चों को इफेक्ट करता है। लास्ट टाइम हम मुतमईन थे कि हमारे बच्चे सेफ है, भाई बहनों अब की बार वो परिस्थिति नहीं है, इसीलिए 10th के कल एग्जाम रद्द कर दिए गए। 12th में हमने बोला भाई हम देखेंगे आने वाले टाइम में क्या परिस्थिति बनती है, अगर बनेगी तो हो सकता है। देखिए 12th के नंबरों से आपको इंजीनियरिंग मेडिकल इधर उधर परसेंटेज का बहुत वो चक्कर होता है एडमिशन का, अब उसको कैसे हैंडल किया जाए। 10th में तो एक आपको 11th में ही आना है, तो वो तो सेटल हमने कर दिया। अब जो बाकी जो हमने ऑफिस की बात की, जैसे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू है जी, हरियाणा स्टेट में 9 से 5 तक काफी स्टेटों ने नाइट कर्फ्यू कर लिया, दिल्ली ने वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, नाइट कर्फ्यू तो वहीं था ही। तो हर स्टेट जैसे जैसे उसके नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम एक पैन इंडिया अप्रोच नहीं ले रहे, जहां जो दिक्कत है, जहां जैसा 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 परिस्थिति बन रही उसके अनुसार वैसे वैसे रेमिडियल मेजर्स ले रहे हैं, ताकि उस एरिया को हम कंटेन किया जाए। प्रधानमंत्री जी का तो 3 लाइन का फॉर्मूला था, ट्रैक टेस्ट एंड ट्रीट, और उनका आइडिया था माइक्रो कंटेनमेंट जोन। मान लीजिए मेरा अपार्टमेंट है, यहाँ दिक्कत है, इसको कंटेनमेंट जोन बना, पूरे शहर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि बाकी एक्टिविटी चलती रहे। सीधी सी बात है आजू जी, आज भी ये कहते कहते ना मेरे क्या कहते हैं ना, वो फेफड़े फट गए। मैं कह रहा हूँ लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बेटर देन नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ताला बंद, 3 हफ्ते का लॉकडाउन, फिर कुछ नहीं होगा। अभी लिमिटेड एक्टिविटी हो रही है, हमारा काम चल रहा, सब कुछ चल रहा, दफ्तर जी। अभी अननेसेसरी मूवमेंट, फालतू की जो हमारे घूमना फिरना, इसको रोकिए। नेसेसरी एक्टिविटी, necessary movement is the key. Unnecessary activity, unnecessary movement will only hamper us and will take us to a stage of complete lockdown. बाकी ये मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमें करनी है। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, ज्यादा संख्या में जाइए, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन में देरी ना करें। जहां वैक्सीन अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, आप लगाइए और वैक्सीन में देरी ना करें, क्योंकि ये लड़ाई भाई अभी लंबी है, 6 महीने से साल लगेगा। इस वायरस को हल्के में मत लीजिए। लास्ट बोलूंगा, चलता है एटीट्यूड, यहाँ नहीं चलता, हर जगह चल जाएगा, यहाँ नहीं चलता, किसी को नहीं बख्शा। आरजू जी, इस वायरस से पॉलिटिशियन मरे, ठीक है जी, पुलिस वाले मरे बेचारे, डॉक्टर मरे, पैरामेडिकल मरे, आर्मी में ये इसने दिक्कत की। मुझे बताइए, ये ऐसा जालिम और गलीज वायरस है, इसने बख्शा किसको है? ये किसी को नहीं बख्शता भाई, आप समझिए, ये किसी को नहीं बख्शता। ये नहीं है कि बड़े लोगों को कुछ नहीं होता जी, ये तो छोटे लोगों पे ही करता, किसी को नहीं छोड़ता। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दिए, किसी को नहीं छोड़ता। ये धर्म, मजहब, रिलीजन कुछ नहीं मानता, ये किसी को नहीं बख्शता। इससे जालिम और इससे खतरनाक बला अभी हमारे सर पे कोई नहीं है, और ये जाते जाते ही जाएगी। आप इसको ध्यान रखें, और आपसे रिक्वेस्ट है, इसको हल्के में ना लें, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यहाँ पे मैं भी जाते जाते सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि थैंक यू सो मच सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया। और जो लोग हमें देख रहे हैं और जो हमें नहीं भी देख रहे, मैं कहती हूँ कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आजकल रमजान का महीना भी चल रहा है, नवरात्रि भी है और बैसाखी भी है, और उसमें सब लोगों को यही दुआ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस फ्री हो जाए और किसी के पास भी ये वायरस ना रहे और खत्म हो जाए, जहां से भी चला था वहां भी और जहां पहुंचा है वहां से भी, क्योंकि ये चीज तो बहुत खतरनाक है। और जैसे हम लोगों का बिहेवियर है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं, तो जैसे सुमित जी ने भी कहा कि बिल्कुल इस चीज को हल्के में ना लें, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।